नमस्कार। हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा। हेल्थ फर्स्ट में अक्सर हर एपिसोड में अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, जिससे वो सवाल जो आपके जहन में है या फिर एक अच्छे डॉक्टर की तलाश खत्म हो जाती है। लेकिन आज जिस विषय के साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ हेल्थ फर्स्ट में हम मौजूद हैं, वो सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर अक्सर महिलाएं, जो हमारे घर की गृहिणियाँ हैं, हमारी माँ हैं, हमारी बहनें हैं, अब अक्सर कतराती है बात करने में। कई बार झिझक के चलते, कई बार समय और जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबकर। लेकिन फर्स्ट इंडिया के हेल्थ फर्स्ट के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि हर वो सवाल जो महिलाओं के जहन में अपने शरीर को लेकर, अपने शरीर के बदलाव को लेकर, समस्याओं को लेकर चलता है, उसे ठीक किया जाए, उसे दुरुस्त किया जाए। साथ ही एक बेहतर डॉक्टर की तलाश अगर आप कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, तो उसको लेकर भी आज एक अच्छा सुझाव आपको मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल। अगर इनका परिचय मैं दूं तो MBBS MS गायनेकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी डायरेक्टर हैं सृष्टि हॉस्पिटल जगतपुरा से। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया आपका स्वागत करता है और खासतौर पर हेल्थ फर्स्ट के इस एपिसोड में आप पहुंचे, समय निकालकर, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं, किस तरह से इस जर्नी की शुरुआत हुई? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत टोंक में अग्रवाल हॉस्पिटल से की, जो कि एक 150 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। वहाँ पर मुझे 18 वर्षों का अनुभव है और 35,000 से ज़्यादा मैंने नॉर्मल और हाई रिस्क डिलीवरीज कंडक्ट करवाई हैं और 10,000 से ज़्यादा गायनी ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मैंने वहाँ पे की है। इसके अलावा मैंने MS कॉस्मेटिक गायनी में भी किया है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी कोर्सेज किए हैं और अभी मैं सृष्टि हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर की डायरेक्टर हूँ। मैम, ये बताइए, क्योंकि महिलाओं के जीवन की जब हम बात करते हैं और आपका, मुझे लगता है कि 24 घंटे में से हर एक समय इस सोच के साथ में गुजरता है। पेशेंट्स को देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल सिचुएशन में भी, कई लोग ऐसे जो उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन आप तक पहुँचे हो। जिस तरह से आपने बताया कि एक लंबा अनुभव आपको रहा, मुझे बताइए, क्योंकि महिलाओं के जीवन में हर एक पड़ाव में चुनौतियां हैं। भले वो किशोरावस्था की अगर बात करें तो पीरियड्स के शुरुआत को लेकर, फिर प्रेगनेंसी को लेकर, उसके बाद मेनोपॉज को लेकर, तो हर एक पड़ाव चुनौतियों से भरा है। इस पड़ाव में अगर दूर तक ना जाकर सिर्फ राजस्थान की ही बात करें, राजस्थान में वर्तमान में आपके नज़रिए में महिलाएं किस गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फिलहाल जूझ रही है? कौन सी ऐसी वो बड़ी परेशानियां हैं जिससे अभी महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है? जी जयति, देखिए, मैंने अपने जो इतने वर्षों के अनुभव में देखा है कि हर एज ग्रुप में अलग अलग समस्याओं से महिलाएं जूझती हैं। जैसे अपन यंग गर्ल्स की बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम PCOD आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है अर्बन गर्ल्स को, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है और खान पान भी चेंज हो गया है। यदि फर्टाइल एज ग्रुप की बात करें तो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। वैसे तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल एडवांसमेंट आया है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से इनफर्टिलिटी की समस्या भी समाज में बढ़ी है। और जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कई कारणों से उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क भी होती है। तो हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी वुमन का कई समस्याओं से जूझती है। मीनोपॉज में बहुत तरह की समस्या है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाने से यूरिन लीकेज संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, वेजाइनल इन्फेक्शंस होना या फंगल इन्फेक्शंस होना, सेक्सुअल कांटेक्ट में लिबिडो क्रिएट नहीं होना और हड्डियों का कमज़ोर होना या स्किन में लूजनेस हो जाना, ये सारी समस्याएं मीनोपॉजल एज ग्रुप में होती हैं। इसके अलावा वुमेन का आजकल कैंसर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब बहुत गंभीर समस्या आजकल। पिछले 10 सालों में कैंसर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैं अपनी जो OPD प्रैक्टिस में इस तरह के पेशेंट्स कंटिन्यू देखती हूँ, जो कि समाज में है राजस्थान में। मैम, क्योंकि आपने PCOD का जिक्र किया, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के जरिए अब ये शब्द पहुंचा तो सब तक है, लेकिन एग्जैक्टली इसके बारे में लोगों को पता नहीं कि PCOD वाकई में है क्या। आप एक बार दर्शकों को बताइए कि PCOD वाकई में परेशानी क्या है, किन महिलाओं को ये परेशानी अक्सर होती है और क्या करके इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसी ऐसी कोशिशें हैं जिससे अगर अभी से शुरू कर दिया जाए तो इसके रिस्क से भी एक बार इसे कम किया जा सकता है? देखिए, PCOD जो समस्या है, इस पर मोस्टली ध्यान नहीं दिया जाता और ये यंग गर्ल्स में आजकल इतना कॉमन हो गया है कि जो मेरे पास स्कूल गोइंग कॉलेज गर्ल्स या कंपनी में वर्किंग गर्ल्स आती हैं, उनमें करीब हर 10 में से 5-6 को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ना तो वो शर्म से या इसको नॉर्मल मान के अपने पेरेंट्स से भी इसको डिस्कस नहीं करती, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताती। लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण ये समस्या बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ रही है, जैसे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह कम करना, बाहर का फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाना। आजकल यंग जनरेशन में ये कि बाहर का ऑर्डर करके खाते हैं, घर के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह वो नहीं खाती हैं। इससे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उनसे PCOD बढ़ रहा है।
इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वही होते हैं कि एक तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यानी पीरियड्स बहुत कम आने लग जाते हैं, फैट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है लड़कियों का, एक्ने आ जाते हैं फेस पे, और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस पे, जिसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। मोस्टली इन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हम सृष्टि हॉस्पिटल में स्पेशली पीसीओडी क्लिनिक रन करते हैं, जिसमें गर्ल्स को अवेयर किया जाता है कि पीसीओडी को अवॉइड नहीं करें, क्योंकि बाद में गंभीर समस्या बन सकती है। जैसे इसमें कार्डियोवैस्कुलर चेंजेज और डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो सकती है, फैट ज़्यादा बढ़ सकता है, और इनफर्टिलिटी की भी समस्या उनको बाद में करनी पड़ सकती है। तो हम उनको सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि जैसे 5 से 10% भी यदि वो अपना बॉडी वेट कम कर लेती हैं तो पीसीओडी काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। और इसके अलावा हम उन्हें मल्टीविटामिन, डाइटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज, ये सभी हम उन्हें एडवाइस करते हैं। और यदि ज़्यादा ही गंभीर समस्या है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी हम उन लोगों को देते हैं। पर ये अच्छी बात है मैम, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स में इस तरह के, अगर आपने जिस तरह से कहा कि स्पेशली डेडिकेटेड है पीसीओडी के लिए, आप कोशिश भी कर रही हैं। अब मुझे बताइए मैम, क्योंकि लगातार बच्चियां पहुंचती भी होगी, छोटी उम्र में लोगों को इतनी समझ नहीं होती, या फिर उम्र के उस पड़ाव में पहुंच जाना जब जिम्मेदारियां इतनी सारी आ जाए तो अपने लिए समय औरतें निकालती नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कोशिश करें? क्योंकि पीसीओडी सुनने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, भले ही आपकी पीरियड से अलग जो आपके टाइम रह जाता है, भले वो दफ्तर का समय है, उसमें बहुत सारी तकलीफों से जूझना पड़ता है। क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि ओबेसिटी का आपने जिक्र किया, मोटापे का जिक्र किया, जिससे कम से कम इसे प्रिवेंट करने में कोशिश हो? उसके बाद में कई सारी परेशानियां, जो उच्च जोखिम गर्भावस्था का आपने जिक्र किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उससे भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में मैं जानकारी चाहूँ। बिल्कुल, पीसीओडी में इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें अंडों का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इनफर्टिलिटी क्रिएशन, और जिनमें पीसीओडी वाली प्रेगनेंसी भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बाकी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ का मैं बताना चाहूँगी कि मुझे 18 वर्षों में हाई रिस्क प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज करने का। एक सेकेंड आपको रोकना चाहूँगी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, पहले इस वर्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। किसी भी औरत को जो कि कंसीव कर चुकी है, उसकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स इसके होते हैं? देखिए, मैं आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उसका मतलब होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क होना प्रेगनेंसी में। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, मदर रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ बेबी रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मदर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, उनको बीपी हाई हो, या पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही हो, या जॉन्डिस हो, और जॉन्डिस हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, थायराइड हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरीज में आते हैं। यदि मदर की एज 35 से ऊपर है, या उनका वेट 100 kg से अबव है, या वेट बहुत कम है, 35 से कम है, तो ये सारी प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। इसके अलावा कुछ फीटस रिलेटेड प्रॉब्लम, बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे बच्चे की ग्रोथ यदि घर में रुक गई है, जिसको कि IUGR कहते हैं, या उसका पानी सूखने लग गया है किसी भी कारण से, उसको ओलिगोहाइड्रोमनियस कहते हैं, या घर में 2 या इससे अधिक बच्चे हैं, जैसे ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, या प्रीवियस 2 या 3 सर्जरीज हो सकती हैं वुमन को हो चुकी हैं, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती है। आंवल लाल नीचे हो, जिससे रक्तस्राव हो रहा हो, या मदर को प्रेगनेंसी में फिट्स आ रहे हों, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की हम काफ़ी इफेक्टिवली हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि 18 वर्षों में हमने बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज डील की हैं। उसमें ये सभी प्रकार की समस्याएं जो थी वो हम लोग इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं। और सृष्टि हॉस्पिटल में भी 11 महीनों में हमने कई सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ली हैं। जैसे एक मदर के ब्रेन में ट्यूमर था, वो लेबर में थी, कोई भी कई सेंटर से वो रेफ़र होकर आई थी, और पैरालिसिस था उसके नेक के नीचे, तो उसको भी हमने सर्जरी के द्वारा बेबी को डिलीवर किया, और इसलिए शायद डॉक्टर्स को दूसरा भगवान कहा जाता है, क्योंकि आप जैसे लोग काम करें। मैम, मुझे ये समझाइए, क्योंकि पीसीओडी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इन दोनों चीज़ों पर हमने बात की, लेकिन बहुत से लक्षण ऐसे हैं जो आज की लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है, सिमिलर है। हो सकता है कि वो लोगों को लगता है कि संक्रमण ही तो है, पेल्विक में पेन ही तो है, बहुत सी इरेगुलरिटी तो है, लेकिन कई बार वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते कैंसर, आपने जिस तरह से कहा कि सर्वाइकल कैंसर या फिर ब्लीडिंग लगातार होते रहना, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स है। तो ज़रा इसे बताइए कि औरतों को क्यों अपने बॉडी के साइंस, क्योंकि बॉडी तो आपको लक्षण देती है, सिग्नल्स देती है, उन सिग्नल्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी सी चीज़ बड़ी हो जाती है। आपने अपने अब तक की प्रैक्टिस में ऐसा कोई केस देखा जिसमें बहुत छोटी सी चीज़ थी लेकिन इतनी एक्सट्रीम हो गई कि उसके बाद भी बहुत मुश्किल हुई उसे? ऐसे तो देखिए, हम बहुत रोज़मर्रा में ही ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे महिलाएं अपने एनीमिया पे ध्यान नहीं देती, उसको बहुत लाइटली लेती हैं कि हीमोग्लोबिन कम है तो क्या हुआ, लेकिन जब 5 या 6 ग्राम हीमोग्लोबिन पे डिलीवरी होती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, उसमें महिला की जान भी जा सकती है। ये समस्याएं जिनको वो इग्नोर करती हैं, प्लस ये
आप जैसे बता रहे हैं कि पेल्विक इन्फेक्शंस हैं, उनको लाइटली लेती हैं, कई महीनों तक, सालों तक ट्रीट नहीं कराती, बाद में उससे जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है और वो क्रोनिक इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इससे इनफर्टिलिटी भी क्रिएट हो जाती है, ट्यूब चिपक जाती हैं और इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेने से। जैसे यूट्रस में गांठें हैं छोटी, उनको टाइम पे ट्रीटमेंट, सिस्ट है या फाइब्रॉइड है, उनको भी यदि टाइम पे नहीं दिखाते हैं या ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो बाद में कैंसर का फॉर्म भी बन सकते हैं, या ज़्यादा बड़ी गांठें होकर वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर ब्लीडिंग वगैरह क्रिएट कर सकती है। अवस्थाओं का हम जिक्र करें तो किशोरावस्था के बाद में, प्रेगनेंसी के बाद में एक अवस्था महिला की वो भी है जिसमें हमने हमारे घर की महिलाओं को परेशान होते हुए देखा है, लेकिन वो चुप रहती हैं क्योंकि मेनोपॉज की परेशानी अक्सर छुपा ली जाती है, उसे बताया नहीं जाता, लेकिन वो भी एक अपनी तरह का पेन ही है, एक संघर्ष है। तो ये मेनोपॉज की जो प्रॉब्लम्स है, महिलाएं कैसे उससे सफ़र करती हैं और किस तरह से उससे बचाव किया जा सकता है, वो थोड़ा समझाइए। देखिए, मीनोपॉज वाली एज में महिलाओं को अक्सर ये लगता है कि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब अपनी पड़ोसियों से, दौरानी जेठानी या सास से बात करती हैं तो अपनी जब समस्या डिस्कस करती हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो इस एज में होता ही है। जैसे खांसने छींकने पे बाथरूम लीक करना है, या बार बार फंगल इन्फेक्शंस होना है, वेजाइनल इन्फेक्शंस होना है, ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा उनकी स्किन में लूजनेस हो जाना, हॉट फ्लशेज आना, गर्मी लग के एकदम पसीने पसीने हो जाना, मूड स्विंग्स होना। जैसे हम लोग मीनोपॉजल क्लिनिक भी रन करते हैं, इवन एक यूरोगाइनी ब्रांच चाहिए, उसको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। उसमें जैसे कफिंग स्नेजिंग पे जो यूरिन लीकेज है, उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट से और लेजर से, जो कि एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, आजकल एडवांस आई है, उसमें पेनलेस प्रोसीजर से 8 से 10 मिनट में इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। और ज़्यादा ही गंभीर हो तो हम सर्जरी भी एडवाइस करते हैं जी। पर सर्जरी से पहले ये भी ये सारी है जो कि बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है इन सब चीज़ों। इसके बारे में जानूंगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने उठाई है, क्योंकि बहुत सी जो महिलाएं वो इस चीज़ से डरती है कि चीरा लग जाएगा, सर्जरी होगी, बहुत सारा, क्योंकि काम भी तो घर जाके उन्हीं को करना है, तो बहुत सारी चीज़ों से बचाती है अपने आप को, लेकिन बचाते बचाते कम से कम उस स्टेज में पहुंच जाती है जब कैंसर हो जाता है और फिर वो डायग्नोस भी नहीं होता। आपसे जानूंगी इस बारे में भी, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से विराम का। मैम हमारे साथ में लगातार बातचीत चलती रहेगी, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हेल्थ फर्स्ट में मौजूद हैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल जी, जो कि डायरेक्टर हैं सृष्टि हॉस्पिटल जयपुर से। मैम से बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, आपने सुना काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी। मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया था उन टेक्निकल एडवांसमेंट्स का जो अभी हो रहे हैं, खासतौर पर जिस फील्ड से आप आते हैं उसमें, लेकिन महिलाएं अक्सर डरती हैं चीरे के लिए, कट लग जाएगा, सर्जरी से डरती हैं, बचना चाहती हैं। तो सृष्टि हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिशें उस दिशा में कर रहा है कि कम से कम पेन, मिनिमल पेन, लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा। और खासतौर पर एक और इस पे फैक्टर है, आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाएं अपने बॉडी को देखने से कतराती हैं, वो सोचते हैं कि अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले शरीर हुआ करता था, स्ट्रेच मार्क्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। तो ममाज मेकओवर को लेकर भी सृष्टि हॉस्पिटल जयपुर ने एक सोच डेवलप की है, उसको लेकर भी काम। मैं चाहूँगी दोनों का आप एक बार विस्तृत जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सृष्टि हॉस्पिटल एक ऐसा वुमेन सेंट्रिक एक्सीलेंट सेंटर है जहाँ पर यंग एज से लेके मीनोपॉज तक हर डिजीज़ का इफेक्टिवली ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी में एक हमने अल्थिया एस्थेटिक सेंटर भी डेवलप किया है, जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की लेजर्स हम लोगों ने लगाई हैं। उसमें हम ममाज मेकओवर प्लान चलाते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जब बॉडी की डी शेपिंग हो जाती है तो महिलाओं का साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी बहुत पुअर हो जाता है जब वो वापस, उनको यदि अपना जॉब ज्वाइन करना है या फिर कहीं पर भी जाना है। तो उसके लिए हम लोग जैसे बॉडी टोनिंग एंड टाइटनिंग हाईफू टेक्निक से करते हैं, स्किन टाइटनिंग RF से करते हैं, PRP से करते हैं, और जो डार्क स्पॉट्स हो गए उनके लिए क्विसिच लेजर है जी। इसके अलावा यदि वजाइनल लूजनेस हो गई है तो उसके लिए वजाइनल टाइटनिंग वाली लेजर्स हम यूज़ करते हैं, और वो बहुत इफेक्टिवली पेनलेस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव वे में ये सारी डिजीज़ेस को ट्रीट किया जा सकता है। ब्रेस्ट अपलिफ्टिंग भी, स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल के लिए भी CO2 लेज़र यूज़ की जाती है। तो ये सभी हम सृष्टि हॉस्पिटल में चला रहे हैं। इसके अलावा IVF में भी आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, जिससे उसका रिजल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है आजकल। इवन डिलीवरी में भी अब डिलीवरी उतनी पेनफुल या उस टाइप से नहीं रही जैसे पहले माना जाता था कि डिलीवरी एक अपने आप में दूसरा जन्म है या बहुत दिक्कत है। पेन तो होगा, लेकिन पेन को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, और खासतौर पर सृष्टि हॉस्पिटल की अगर बात करें तो अच्छे डॉक्टर्स की टीम इंक्लूडिंग यू, कैसे आप उसको ट्रीट करते हैं, इस दिशा में काम करते हैं? देखिए, पेनलेस डिलीवरी भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं, जिसमें एक स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाया जाता है और पेशेंट को पेन फील नहीं होता, बहुत स्मूथली डिलीवरी होती है।
इसके अलावा भी कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि जल्दी प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं बेबी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और हमारे पास एडवांस लेबर रूम और एक एक्सपर्ट टीम और मॉड्यूलर ओटी वगैरह सभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे भी हम लोग डिलीवरी को बहुत स्मूथ वे में कैरी कराते हैं, जिससे डिलीवरी उनके लिए एक अच्छा अनुभव बने, ना कि कोई पेनफुल प्रोसेस। कुल मिलाकर के A to Z जो परेशानियां हैं औरतों की, उसका ट्रीटमेंट अगर कहें तो आपके पास, और सृष्टि हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो उनके पास में लगभग सारी समस्याएं, आप जाएंगे आप खुश होकर आएंगे, सेटिस्फाई होकर आएंगे, इस चीज़ की गारंटी। मैम, सारी समस्याएं एक तरफ, लेकिन अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पहले से करा लिया जाए, अपनी बॉडी के सिग्नल को समझा जाए, टाइम टू टाइम उसे अच्छे से क्योर करने की कोशिश की जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सी समस्याएं होने से पहले रोक दी जा सकती है। तो इसका क्या रोल रहता है एक अच्छी हेल्थ में, एक महिला की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अगर बात की जाए तो? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है एक महिला की हेल्थ में, क्योंकि यदि बीमारी को बढ़ने से पहले ही हम उसका चेक कर लें और पता लगा लें कि क्या बीमारी शरीर में हो सकती है, तो उसका टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जा सकता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी वो होता है, यानी और मॉर्बिडिटी यानी सफरिंग भी पेशेंट की उसमें कम होती है। और इसके अलावा यदि कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं सिंपल टेस्ट से, जैसे ब्रेस्ट का एग्जामिन करके या उसकी मेमोग्राफी और सोनोग्राफी करके ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाना, रेगुलर पैप स्मीयर एडवाइस करके सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना, और जो होल एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी से ओवेरियन कैंसर, ये सब हम लोग करते हैं। इसके लिए हमने पैकेजेज भी बना रखे हैं। प्री स्क्रीनिंग करके वुमन को पहले से ही पता लगा के उनको सजेस्ट करते हैं कि वो पहले से ही अपना चेकअप करा ले और टाइम पर ट्रीटमेंट ले लें, जिससे कॉम्प्लिकेशंस फर्दर बढ़े नहीं और दिक्कत नहीं। जिस तरह से आपने ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज्वलन समस्या है, सर्वाइकल कैंसर एक दूसरी समस्या है। इसके अलावा भी क्या ऐसी कोई चीज़ें जो बिल्कुल भी इग्नोर करने योग्य नहीं है? अगर बॉडी आपको साइन दे रही है, भले वो पीरियड्स के दौरान हो, आफ्टर पीरियड्स ओव्यूलेशन के टाइम पर हो, कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी दरकिनार औरतों को खासतौर पर नहीं करना चाहिए, चाहे नौकरी पेशा हो या फिर गृहिणियाँ हो? सबसे ज़्यादा तो जो गायनेकोलॉजिकल समस्याएं, जैसे ब्रेस्ट में कोई नड्यूल होना, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, या एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि फाउल स्मेलिंग हो, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो, या हस्बैंड से कांटेक्ट में ब्लीडिंग हो, ये सीवियर समस्या हो सकती है, या फिर ब्लीडिंग कम या ज़्यादा हो जी। तो ये समस्याएं इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे लेप्रोस्कोपिक से, हिस्ट्रोस्कोपी से बड़े बड़े ट्यूमर्स को बहुत छोटे चीरे से ही ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें ना तो इन्फेक्शन के चांस भी कम होते हैं और पेन भी, सफरिंग सभी कम होती है आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। सृष्टि हॉस्पिटल जयपुर और कौन सी सेवाएं दे रहा है और कौन सी स्पेशलिटी है हॉस्पिटल की? देखिए, वैसे तो सृष्टि हॉस्पिटल एक वुमेन सेंट्रिक 100 बेडेड हॉस्पिटल है, बट ये मल्टी स्पेशलिटी भी है, क्योंकि कई बार ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी जो बेबी है वो सिक हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, फिजिशियंस हैं, सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, ऑर्थोपेडिशियन भी हैं, न्यूरो सर्जन्स भी हैं, सारी ब्रांचेस हैं, और 20 बेडेड हमारे पास आईसीयू है, और लेवल 1 एंड लेवल 2 NICU है, जो कि यदि 800 ग्राम तक के बच्चों को हमने इसमें NICU में रख के डिस्चार्ज करके भेजा है, 1.5 kg करके, प्री मैच्योर, हाँ, जो काफ़ी प्री मैच्योर होते हैं। और यदि मदर को भी कोई मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अपने पास ICU है। बाकी सभी तरह की मल्टी स्पेशलिटी ब्रांच भी सृष्टि हॉस्पिटल में हम लोग रन कर रहे हैं। मैम, इस सोच को कैसे, मैं चाहूँगी आप एक बार दर्शकों को बताइए, क्योंकि प्रैक्टिस आपने टोंक से शुरू किया, आपने बताया शुरू में, आप फिर ये सोचना कि नहीं, एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा जरिया बनाना है लोगों के लिए जिसमें ना तो उनकी जेब पर वो भारी पड़े, और जब वो पहुंचे तो फिर सेटिस्फैक्शन के साथ अब हॉस्पिटल से निकले। तो ये सोच कैसे है, इस सृष्टि हॉस्पिटल के साथ ये जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, ये विज़न मेरा करीब 5 साल पहले से ही बनने लग गया था कि जो टोंक में हमारा हॉस्पिटल है, अग्रवाल हॉस्पिटल, वहाँ पर ऑलरेडी ये डिलीवरी का, वो भी हाई रिस्क रेफरल सेंटर है, यानी काफ़ी दूर 70-80 किलोमीटर दूर से भी हमारे पास सारे जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के केसेस रेफ़र होकर आते थे। इसके अलावा बड़े फाइब्रॉइड्स हैं या जो ब्लीडिंग वाले केसेस भी हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते थे, लेकिन फिर भी जगह के अकॉर्डिंग जहाँ पे कि पूरी तरह से ना उतनी मशीनरी अवेलेबल हो पाती है, ना ही डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल हो पाती है,
तो ये विज़न था मेरा कि एक जयपुर में ऐसा सेंटर डाला जाए जहाँ पर कि सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हो, हाई क्लास मशीनरी हो, और जो केस हम नहीं उधर कैटर कर पाते थे, ट्रीट नहीं कर पाते थे वुमेंस का, वो भी हम यहाँ करें। जैसे कि लेज़र वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेकर आए, या इनफर्टिलिटी का एडवांसमेंट है, और NICU के जो लेवल 1 और 2 हैं। तो ये विज़न इस तरीके से बना कि जो वुमेन हमें वहाँ से भी रेफ़र करनी पड़ रही हैं, जो इनको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम एक ऐसा सेंटर डेवलप करें जहाँ पे सारी ही प्रॉब्लम एक ही जगह हम लोग ट्रीट कर सकें। तो इस विजन से हमने सृष्टि हॉस्पिटल की शुरुआत की, और बहुत अच्छे रास्ते पर वो चल भी रहा है, बड़ी अच्छी स्पीड में। और जिस तरह से आपने बताया कि 10 वर्षों में और भी ज़्यादा क्या नई कोशिशें हैं, कहाँ विजन के हिसाब से आप देखते हैं, वो भी बताया। लेकिन मैम क्योंकि अब कैंसर का जब हम जिक्र करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे अब ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे जागरूकता कार्यक्रम हैं जिसके बारे में लक्षण तो अब लोगों को समझ में आने लगे हैं, भले वो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हों, उन्हें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है लगभग। लेकिन सर्वाइकल कैंसर भी एक बड़ा गंभीर विषय है, उसके क्या लक्षण होते हैं? मैं चाहूँगी कि वो एक बार दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से पहचानें कि अगर ये लक्षण है शरीर में तो ये कहीं ना कहीं उस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, और शुरुआत में उसे अगर पहचान लिया जाए तो काफ़ी हद तक उसे ठीक भी किया जा सकता है। तो लक्षण ज़रा एक बार बता दीजिए। सर्वाइकल कैंसर जो है वो अक्सर जो हम देखते हैं वो पुअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये होता है कि वो अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन नहीं करती हैं, जैसे पैड्स वगैरह क्लीन यूज़ नहीं करती हैं, गंदे कपड़े यूज़ करती हैं, तो उससे इन्फेक्शन अंदर जाता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैंसर करता है। यदि उनके 2 या 2 से ज़्यादा डिलीवरीज हों तो सर्विक्स बार बार टीयर होता है, या फिर DNC हो उनकी बार बार, तो उससे भी सर्विक्स टीयर होता है। तो टीयर एंड वियर से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लक्षण इस तरह से पहचाने जाते हैं कि यदि वुमेन को एक्सेसिव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, यानी ब्लीडिंग के बीच में स्पॉटिंग हो या बहुत ज़्यादा हो, ब्लीडिंग रुके पीरियड्स के बीच में, आप पीरियड्स के बीच में, पीरियड्स के बीच में हैवी ब्लीडिंग अगर हो हाँ, तो वो लक्षण उसका हो सकता है। कई बार लोग इसको आम चीज समझते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो एक फ्रीक्वेंसी, कभी ज्यादा कभी तेज, लेकिन एक लक्षण, लेकिन ये लक्षण है। और यदि मीनोपॉज हो गया है, उसके बाद 1-2 साल बाद के पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो वो भी सर्वाइकल कैंसर का बहुत बड़ा सिम्टम है। और हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में यदि ब्लीडिंग होती है तो ये सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है इसमें भी। और यदि फाउल स्मेलिंग और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, जैसे वाइट डिस्चार्ज को भी लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इन सभी सिम्टम से पता लगाया जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। फिर उससे अपने डॉक्टर को ज़रूर महिला को चेक कराना चाहिए। और इसके अलावा मैम कोई खान पान में बदलाव जैसी स्थिति, या फिर भूख कम लगना, आप खाने के बाद में वॉमिट जैसा फील होना, कुछ ऐसा भी इसमें लक्षण है? सभी कैंसर में ये कॉमन लक्षण है कि भूख कम लगना, वेट रिड्यूस होना, अचानक से वेट गिर जाना, हाँ अचानक से वेट गिर जाना, या बॉडी में प्रोटीन का मास एकदम कम हो जाना, वीकनेस फील होने लग जाना, चक्कर आना, ये सब कॉमन सिम्टम तो जो सभी कैंसर का है वो सर्वाइकल कैंसर का भी है। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें, क्योंकि डर तो है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट है अवेलेबल और अच्छे से है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डर को भी कम किया जा सकता है। क्योंकि लोगों में एक टैबू है, एक डर है, वर्ड सुनते ही बहुत डर लगता है कैंसर का, भले वो कोई किसी भी तरह कैंसर हो। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है उसका दूसरा नाम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन है जी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि केवल एक ही कैंसर है जिसका वैक्सीन अब तक इंडिया में अवेलेबल है, और कोई ऐसा कैंसर नहीं है जिसका वैक्सीन आया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी कैंसर का वैक्सीन आया है तो मैं सभी महिलाओं को ये कहूँगी कि ये वैक्सीन ज़रूर लें। ये 9 से 45 वर्ष तक की कोई भी महिला लगवा सकती है, जिसमें 9 से 13 तक तो इसकी 2 डोज और 14 से 45 तक इसकी 3 डोज दी जाती हैं। और इससे करीब 90% तक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का प्रोटेक्शन हो जाता है। और ये न केवल सर्वाइकल कैंसर से बचाता है बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचाता है, जैसे वॉर्ड्स है, कॉन्डाइलोमा है, कई सारे इन्फेक्शंस हैं, उनसे भी ये एक वुमन को बचाता है। खासतौर पर आपने कोशिश की है मेनोपॉज को लेकर के, PCOD को लेकर, इस तरह बहुत सी परेशानियां ऐसी महिलाओं की जिसको आप स्टडी करते होंगे आई एम श्योर, और आप आने वाले वर्षों में उससे उतरता हुआ मूर्त रूप लेता हुआ भी देखते होंगे। तो विजन बताइए आपका और हॉस्पिटल का आने वाले कुछ वर्षों के लिए क्या रहेगा? देखिए, हमारा इसमें विजन ये रहेगा कि कोई भी महिला, एक तो ट्रीटमेंट उसको एडवांस मिले जिससे उसकी सफरिंग कम हो, जैसे PCOD वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो टाइमली डायग्नोस हो जाए हेल्थ चेकअप, PCOD चेकअप से, कैंसर स्क्रीनिंग से टाइम पर कैंसर का पता चल जाए, तो कोई भी वुमन एडवांस कैंसर से सफ़र नहीं करे। और एडवांस टेक्नोलॉजी, लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी भी हम लोग अगले 10 ईयर्स में उसका भी एडवांसमेंट, जैसे रोबोटिक्स है, 3D
आजकल कैमरा आ गए हैं, जी। उनसे बड़े बड़े ट्यूमर्स को, यूट्रस के हो चाहे ओवरी को हो, वो ऑपरेट किया जा सकता है ये 10 इयर्स में। और जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हैं उनका भी हम ये ट्राई करते हैं कि पेशेंट को एग्जुकेट करें वुमन को कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वो जाए ही नहीं, पहले से ही करेक्ट कर लें अपनी प्रॉब्लम्स, और यदि वो जाती हैं तो हम उनको इफेक्टिवली ट्रीटमेंट देकर उनकी सफरिंग्स को कम कर सकें। ये हमारा विज़न है। जी मैम, विजन तो बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने में ही लगेगा कि क्योंकि महिला के वैसे भी कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, और खासतौर पर महिला जब एक डॉक्टर हो, खुद वो परेशानी आप समझती हैं जिससे महिलाएं गुजरती है, तो ये अच्छी बात है। मैम जाते जाते, क्योंकि सभी बातों पर हमने जिक्र किया, फर्स्ट इंडिया के और हेल्थ फर्स्ट के दर्शकों के लिए अगर कोई मैसेज है आपकी ओर से, किस तरह से अपना ध्यान रखें, किस तरह से इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए भी समय निकालें, खुद का भी ख्याल रखें, तो वो एक मैसेज मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दें। एक आप खुद भी महिला हैं तो आप अपना काम तो बहुत इफ़ेक्टिवली कर ही रही हैं और वो करें, लेकिन अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर वर्क में इतनी बिजी हो जाती हैं या फैमिली में कि वो खुद की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती रहती हैं, और कोई भी चीज़ों को फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कोई भी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है या वाइट डिस्चार्ज है या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएँ और टाइम पर ट्रीटमेंट ज़रूर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुषमा जी, आप पहुंचे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि मुझे लगता है कि कई महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों की महिलाएं या फिर ग्रामीण अंचलों की महिलाओं का मैं जिक्र कर रही हूँ, कई बच्चियां, कई महिलाएं इन टॉपिक को डिस्कस करने में कतराती है, झिझकती है, लेकिन सोचिए कि अगर परेशानी को बड़ा करके डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो भी तो ट्रीटमेंट होगा, अगर शुरू में ही चले जाएंगे या फिर परेशानी होने ही नहीं देंगे। क्योंकि मैम ने जिस तरह से आपको बताया कि किस तरह से अपनी बॉडी को समझने की कोशिश आप कीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप तो खुशहाल हो ही सकती हैं, आपका परिवार भी, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो खुशहाल रहेगा। चलिए, आज हेल्थ फर्स्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से होगी एक नए विषय पर मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।